आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी अध्यापक और कवि विजय गोयल ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल के पैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आपको भी अपना युवा जोश जगाते हुए अपने पढ़ाई के संग्राम को जारी रखना है। मेरे साथियों, आज युवा दिवस से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके सामने प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं साइकोलॉजी और हिंदी के, उनको प्रस्तुत करेंगे। तो आज आपके सामने पेपर हैं 2022 में, जो फर्स्ट शिफ्ट में L1 का, यानी कि 23 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था L1 का साइकोलॉजी का। उस पेपर को हल करवाएंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी करेंगे। आप इस व्याख्या का लाभ लीजिएगा। यह पेपर आपके लिए अमृत कलश और रामबाण साबित होने वाले हैं। मेरे साथियों, आप अपनी नोटबुक पास में रखिएगा और अपने आंसर, जो पहला आंसर आपके माइंड में क्लिक हो, उसको टिक करते जाइएगा। और अंत में आपको अपना स्कोर है वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। तो मेरे साथियों, बढ़ते हैं आज की इस रामबाण और अमृत कलश क्लास की तरफ। बड़े साथियों, हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है मेरे साथियों। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, आज इसमें से आपको बताना है कि ऐसे कौन से कथन हैं जो असत्य हैं। पहले तो आपको परीक्षा एग्जाम हॉल में यह चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी पेपर देने जाओ तो आप प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अवश्य पढ़ ले स्पष्ट रूप से। ठीक है ना। ये पूछ रहा है कौन सा असत्य है। पहला देखिए, ए नंबर, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी नंबर, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के विकास में विकसित होता है। सी नंबर, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और डी नंबर, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। मेरे साथियों, बताइए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक ही रहा है, देखो अपन बी से लेते हैं, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। बिल्कुल ये आपके राइट बात है जी। तो ये तो असत्य होगा नहीं। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। विकास का एक पहलू दूसरे पहलू को आपके प्रभावित करता है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है जी। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ये आपके एक क्रम दर क्रम चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। वृद्धि होती है वो आपके क्या है, वो तो एक निश्चित आयु तक चलती है, लेकिन विकास आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है और एक क्रम के बाद में। ठीक है ना। पहले एक बच्चा सरल सीखेगा और उसके बाद में कठिन। ठीक है, इस प्रकार इसका विकास चलता रहेगा। तो इसमें से देखिए मेरे साथियों, ये तीनों तो आपके इस प्रश्न के हिसाब से उचित नहीं बैठ रहे हैं। पहला देखिए, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। भाई ये समझना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी नहीं है। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग क्षमताएं होती है, उनका अलग हुनर होता है। तो एक शिक्षक को यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसको यह समझना भी जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो यह कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। यह कथन आपके इसमें कौन सा, एक तो यह कथन आपके इसमें क्या हो जाएगा, असत्य। तो देखो ये नंबर असत्य हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन में से देखिए ABC और BC और CD और केवल A D में आ रहा है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा डी नंबर, आंसर राइट हो जाएगा मेरे साथियों। तो ये पहले का आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, तब होता है होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में आपके क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिएगा। एक इसमें से ऐसा कौन सी आपके ऐसा एक शब्द है जो इस ब्लैंक्स में आना चाहिए। ठीक है, परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में क्रमबद्ध प्रगति से आपके प्रगतिशील जो परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि वृद्धि मैंने अभी आपसे कहा कि एक निश्चित आयु तक होती है और उसके बाद में रुक जाती है। मानसिक परिवर्तन भी सेट नहीं बैठ रहा है और शारीरिक बदलाव तो लगभग वृद्धि के जैसा ही है। तो इसका आंसर होगा आपके बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपके बी नंबर, आंसर राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर बी नंबर, क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो आपके क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है और प्रगतिशील रूप से भी चलती रहती है। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। देखिए मेरे साथियों, चारों ऑप्शन पे आप विचार कीजिएगा। ठीक है, विचार करने के बाद में अपना आंसर है अपनी नोटबुक में आप टाइप कीजिएगा मेरे साथियों। ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है जी। नहीं बतानी आपको, नहीं। देखो प्राक टोले की आयु बिल्कुल बचपन की विशेषता है। बच्चा है वो आपके समूह बनाने लग जाता है। ठीक है, गैंग है जिससे कहते हैं। ठीक, और दूसरा अनुकरणीय आयु, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। सवाल करने की आयु, छोटा बच्चा सवाल भी करेगा, उसके पास में कई प्रकार के सवाल होते हैं। खिलौनों की आयु, यानी इसे कहते हैं आपके टॉय एज, टॉय
एज, ये भी भाई बाल्य अवस्था की विशेषता है क्योंकि बच्चा खिलौनों से ज्यादा खेलने लग जाता है। तो इस हिसाब से इसने तो नहीं पूछा और ये चारों विशेषताएं आ रही हैं आपकी किसकी है, बाल्य अवस्था के बचपन की विशेषता आ रही है। तो बोर्ड ने क्या किया था, इस प्रश्न को आपके इसका आपके बोनस दिया था, बोनस इस प्रश्न का तीसरे का, ठीक है, क्योंकि चारों विशेषताएं आपकी बाल्य अवस्था की है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? प्रकृति और पोषण विवाद, देखिए ए नंबर आनुवंशिक एवं वातावरण, बी नंबर व्यवहार एवं वातावरण, सी नंबर वातावरण एवं जीव विज्ञान और डी नंबर वातावरण एवं पालन पोषण। बताइए मेरे साथियों क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए इसका आंसर व्यवहार एवं वातावरण, ये भी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर राइट होगा। देखो प्रकृति हमेशा आनुवंशिकी से संबंधित होती है और पोषण किससे, वातावरण से संबंधित होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का आंसर राइट हो जाएगा मेरे साथियों। आगे बढ़े, हाँ सभी साथी अपने आंसर और टाइप करते रहिए, साथ में अपनी नोटबुक में भी है ना उसका टिक करते रहिए ताकि आपको बाद में पता चल सके, आप अपना स्व मूल्यांकन कर सको कि मेरे कितने सही हुए। देखो एक रहा प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल, आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना होता है प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो मेरे साथियों आपने जो इसकी आईक्यू की सारणी हो पढ़ी होगी, तो प्रतिभाशाली बालक की जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है 140 प्लस, 140 प्लस से ऊपर वाला है, 140 है उससे ऊपर वाला है वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। तो मेरे साथी आप ये टाइप कीजिए, ये टाइप कीजिए कि औसत जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, औसत बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है जी। आगे बढ़े, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या थोड़ा जूम किया जाए? हाँ मेरे साथियों दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ अगला देखते हैं, छठा प्रश्न आपके सामने ये आ गया, छठा, एक मिनट, हाँ ये छठा है, ठीक है ना। हाँ स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए भाई, एक स्कूल में है ना, ठीक है, स्कूल को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, वहां के शिक्षकों को क्यों रखना चाहिए भाई? क्योंकि प्रत्येक बालक को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए। ऑप्शन पे आप विचार कीजिए, यही सवाल होते हैं अप्लाइड, ठीक है ना। अप्लाइड सवाल कम से कम आपके 60 से लेकर 70% जो हिस्सा होता है पेपर में वो अप्लाइड प्रश्न का होता है, तो वहां आपको अपनी समझ का उपयोग करना है। अब देखिए ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए? कि प्रत्येक बालक को विशिष्ट महसूस करवा सके भाई, ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक बालक को हम विशिष्ट महसूस करवाएं। छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, ये भी थोड़ा ठीक नहीं जान पड़ता। छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ठीक है। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ हैं या फिर असमर्थ क्यों हो रहे हैं भाई, एक बालक बच्चा है आखिर ये सीख क्यों नहीं पा रहा है, इसका कारण जानने के लिए क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 का डी नंबर आंसर आपके राइट हो जाएगा। आप 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। 16 वर्ष का बालक है, ठीक है, 16 वर्ष का बालक है, वो बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, 75, उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। मेरे साथियों इस प्रश्न में आपसे क्या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने को नहीं कहा गया है, मानसिक आयु ज्ञात करने को कहा गया है। तो आपको मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र याद होगा भाई, आईक्यू ज्ञात करने का। देखो आईक्यू, पहले सूत्र आपको आईक्यू वाले लगाना पड़ेगा, है आईक्यू, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। तो हमने सूत्र सीखा था क्या, एम ए बट्टे सी ए और गुणा आपके 100, एम ए बट्टे सी ए गुणा 100, ठीक है ना। आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ज्ञात करने के लिए मेंटल एज बट्टे आपके क्रोनिकल एज है, यानी इसको कहते हैं आपकी वास्तविक आयु या फिर कालाक्रमणिक आयु, ठीक है ना, काल वाली आयु भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। एम ए बट्टे सी ए, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसको अपन रखेंगे सूत्र में, देखिए आईक्यू दिया हुआ है कितना भाई, 75, कितना दिया हुआ है 75, आपके 75 आईक्यू दिया हुआ है, बराबर एम ए अपन को ज्ञात करनी है, तो एम ए को अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ में आपकी इसकी बच्चे की आयु दी हुई है, ठीक है ना, आयु कितनी दी हुई है, यानी वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल आयु दी हुई है 16 वर्ष, कितनी दी है भाई 16 वर्ष, और गुणा में आपके आ जाएगा 100। अब आप इसको कीजिएगा भाई, अब आप इसको कीजिएगा, कितना उत्तर आ रहा है देखो। तो क्या करेंगे, ये भी देखो ये है ना, इसका 75 गुणा ये 100 आ जाएंगे बट्टा में, 100 किस में आ गए भाई, 100 आ गए इधर बट्टा में, ये 100 बट्टा में, और 75 गुणा 16, ठीक है, 75 गुणा 16, और ये वाला जो आपके x है ये चला जाएगा आगे, तो भाई इसका हो जाएगा आपके 1200, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, आप कर लो, करके देख लो भाई अपनी कॉपी में 100, ठीक है।
तो अंत में बच गया 12। तो बच्चे की आपके जो मानसिक आयु कितनी आएगी, वो 12। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। एक बार दोबारा लगा लो, इसका आंसर है आपके डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। 12 आंसर सही है, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते 8वें प्रश्न की ओर। मेरे साथियों देखो, कभी आपसे वो मानसिक आयु पूछ लेगा, कभी आपसे है ना कौन सी वास्तविक आयु पूछ लेगा, और कभी आपसे बुद्धि लब्धि पूछ लेगा, कुछ भी देके। तो आपको पूरा सूत्र आना चाहिए और उसको अप्लाइड करने का ज्ञान है आपके पास में होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न कह रहा है आपके, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न आपके कह रहा है, अगला प्रश्न है 8वां कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है और किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में, देखो शब्द आया है प्रतिदर्श, प्रतिदर्श शब्द आया है प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है और किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त जो उसके पास में जितनी भी मानसिक योग्यताएं, जैसे कि समस्त मानसिक योग्यताएं हैं, उसमें से वो क्या करता है, योग्यता में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेता है। प्रतिदर्श यानी नमूना, थोड़ा सा सैंपल, जिसे कहते हैं सैंपल, क्या कहते हैं? सैंपल, सैंपल या फिर नमूना, सैंपल या नमूना। वो क्या करता है, पूरी मानसिक योग्यताओं का एक छोटा सा सैंपल लेता है, एक नमूना लेता है। जिस प्रकार गेहूं की बोरी है और गेहूं की बोरी में से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक उसका नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं, के रूप में चुनाव कर लेते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया है मेरे साथियों? यह बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है। और आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिएगा, फटाफट टाइप कीजिए और नोटबुक में अपना टिक कीजिए। तो इसका आंसर देखो, मैंने आपको इसको याद भी करवाया था कि इसका आंसर ऐसे होगा, प्रतिदर्श नमूना है, प्रतिदर्श नमूना। सिद्धांत किसने दिया था भाई? आपके थॉमसन ने। इसका सीधा सा फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपके डी नंबर। ठीक है, थर्स्टन ने कौन सा दिया भाई? थर्स्टन ने दिया था समूह कारक, समूह कारक। थर्स्टन ने दिया समूह कारक, थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक ने आपके दिया था बुद्धि कारक, बहुबुद्धि, बहुकारक, बहुकारक। देखिए हम दोनों में बताता हूं आपको। थॉर्नडाइक ने दिया बहुकारक, बहुकारक है, बहु क्या कर रही है, डाई कर रही है। ठीक है, और एक अभी मैंने लिखा था बहुबुद्धि, 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 बहुबुद्धि। ये भी बहुबुद्धि का दिया था आपके किसने? गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, और गिलफोर्ड ने दिया था आपके त्रिआयामी। कौन सा दिया था? त्रिआयामी, तीन गिल्ली फोड़, त्रिआयामी, त्रिआयामी, तीन गिल्ली फोड़। ये दिया था आपके किसने? गिलफोर्ड ने। और थॉर्नडाइक ने बहुकारक, बहु की बुद्धि, बहु ने डाई लगाई और बहु की बुद्धि काजू कतली खा के क्या होगी? गार्डन, गार्डन हो गई। ये गार्डन ने दिया। और थ्रस्ट ने दिया आपके समूह कारक, और थॉमसन ने दिया आपके प्रतिदर्श नमूना का सिद्धांत, या फिर इसी को कहते हैं आपके सैंपलिंग थ्योरी। क्या कहते हैं? सैंपलिंग थ्योरी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया, डी नंबर है। ठीक है ना, अगला 9वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? दो टाइप की विधियां आती हैं व्यक्तित्व मापने की, पर्सनैलिटी मापने की, मापन की दो विधियां आती हैं। कौन सी दो विधियां आती है आपके? ठीक है ना, व्यक्तित्व मापन की दो विधियां, व्यक्तित्व को मापने की आपके, व्यक्तित्व को मापने की आपके सामने दो टाइप की विधियां आती हैं। एक होती है प्रक्षेपी, प्रक्षेपी, और एक होती है आपके, क्या कौन सी होती है भाई? अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी। आपको इसमें बतानी है, क्या बतानी है कि प्रक्षेपी विधि है कौन सी? चारों में से तीन तो है अप्रक्षेपी और एक चौथी एक है, वो क्या है? आपके प्रक्षेपी है। देखो, निर्धारण मापनी ए नंबर, बी नंबर अवलोकन, सी नंबर साक्षात्कार, और डी नंबर होता है कथानक संपर्ते परीक्षण। कथानक संपर्ते परीक्षण मेरे साथियों, तभी मैं आपसे कहता हूं कि आप अंग्रेजी के नाम है उनको याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में कुछ भी पर्यायवाची शब्द देके पेपर सेटर, ठीक है, आपके माइंड को भरमाने के लिए अलग से शब्द दे सकता है। तो मेरे साथियों देखिए, यहां अब मैं आपको समझा देता हूं प्रक्षेपी में कौन कौन सी आती है। आईबीटी, आईबीटी, इंक बोल्ट टेस्ट, इंक बोल्ट टेस्ट किसने दिया था? आप अरमन रोडसा ने, अरमन रोडसा ने। आईबीटी किसने दिया भाई? अरमन रोडसा ने। रोडसा याद कर लो आप, रोडसा। ठीक है ना। हाँ, दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें टीएटी, टीएटी, टीएटी है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, टीएटी, टीएटी। और तीसरा आपको बताया था सीएटी, सीएटी। और टेड में, टेड वाला किसने दिया? ये आपके मॉर्गन व मुर्रे, मॉर्गन व मुर्रे, मॉर्गन व मुर्रे, मुर्रे ने दिया था।
ठीक है। और CAT कैसे याद रखोगे, टेट, टेट ने मार दिया भाई, मार दिया, मर गए। और रोरसा IBT इंक बोल्ट टेस्ट है, यानी कि आपकी सही है, हरमन पे उड़ गई, हरमन रोरसा। और CAT कैट जैसा नाम आ रहा है, इसको बेलाग ने दिया था, लेपर्ड बेलाग, लेपर्ड बेलाग, यानी कि चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। और एक लास्ट था आपके SCT, ठीक है, स्टोरी या सेंटेंस कंपल्सन टेस्ट, पाइन व टेंडलर ने दिया, पाइन व टेंडलर ने इसको दिया था। तो ये चारों आपके चार हैं, ये आते हैं आपके प्रक्षेपी विधियों में, IBT, TAT, CAT और SCT, ठीक है। और बाकी बच गए किसमें आगे, आप प्रक्षेपी और कुछ मनो विश्लेषणात्मक विधियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चारों में से देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, देखिए अब देखिए यहां देखिए इसका थेमेटिक। देखो कभी कभी हमको हिंदी वाला समझ नहीं आता तो अंग्रेजी का आप पढ़ ले हैं, अंग्रेजी का जो इसका है ना वर्जन वो जरूर देखें, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी ये है TAT। कौन सा भाई, TAT। ये विधि कौन सी है, TAT है आपके प्रक्षेपी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके D नंबर राइट हो जाएगा, किसका जी, 9th का। हाँ आगे बढ़े, 10वां। हाँ देखिए 10वां देखते हैं अपन। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। अब देखिए, हाँ 10वां देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है भाई, देखिए क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएट विथ, किससे संबंधित है सृजनात्मकता, A नंबर अति सक्रियता, B नंबर कम बोध गम्यता, और C नंबर अभिसारी चिंतन, और D नंबर अपसारी चिंतन। बताइए मेरे साथियों, आंसर टाइप कीजिए आप फटाफट, ठीक है। सृजनात्मकता, सृजनशील बालक किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित होगा इसमें से, बताइए बताइए, ठीक है। चिंतन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके अभिसारी और एक होता है अपसारी। देखिए एक होता है अभिसारी, अभिसारी, और दूसरा होता है अपसारी, अपसारी। कैसे याद रखोगे इसको, इसको ऐसे याद रखोगे, ये आपके जो अपसारी चिंतन है इसमें क्या होता है, अपन इसको ऐसे समझ सकते, तीर बार की तरफ जाते हैं, यानी कि इसका प्रसार हो रहा है, तीर बार की तरफ जा रहे हैं। और अभिसारी में क्या है, तीर अंदर की ओर आ रही है, यानी केंद्रीकरण है, इसको आपके केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। तो मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता का जो संबंध है या सृजनशील बालक का संबंध होता है हमेशा अपसारी चिंतन से होता है, क्योंकि सृजनशील बालक है वह विरुद्ध क्षेत्र में सोचता है, यानी कि उसका प्रसार होता है। तो अपसारी चिंतन का संबंध किससे होगा भाई, अपसारी चिंतन का संबंध होगा सृजनात्मकता से। तो इसका आंसर D राइट है। और अपसारी चिंतन ये प्रतिभाशाली बालक से संबंधित है, प्रतिभाशाली बालक से संबंधित है अपसारी, ठीक है मेरे साथियों, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती भाई, बढ़ावा कौन सी देती है, देखो 3 है वो बढ़ावा नहीं देती, तीव्र चिंता, आपकी तीव्र चिंता बढ़ावा देगी नहीं भाई, चिंता है तो काहे को बढ़ावा देगी, समायोजन होगा ही नहीं ना उसमें, तो है चिंता कर रहा है, चिंता में बढ़ावा थोड़ी मिलेगा उसको, उसका समायोजन तो डगमगा जाएगा फिर। अपराध बोध के बारे में जुनूनी बातें आपकी एक सोच होती है, जोशीली सोच, ये भी समायोजन नहीं कर पाएगी भाई, ठीक है ना। जुनून है तो काहे का समायोजन में तो बराबर तालमेल लेके बैठना पड़ता है। बीमारी का डर है, कोई एंग्जाइटी या फोबिया है अंदर बैठा हुआ, तो वो भी आपकी समायोजन नहीं कर पाएगा। तो इसमें होगा विकसित भय और चिंता से मुक्ति, जिसके अंतर्गत होगी, ठीक है ना, उसका भय होगा, विकसित होगा, भय है नहीं और चिंता से वो मुक्त है, तभी समायोजन हो पाएगा। तो इसका आंसर आपकी D नंबर राइट हो जाएगा मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 12वां, ठीक है। 12वां देखिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं, 4 दिए हुए हैं और नीचे आपके अलग अलग ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखो अभिव्यक्ति में नव्यता, ठीक है। क्या प्रतिभाशाली का लक्षण है, जी बिल्कुल है प्रतिभाशाली बालक का उसके अभिव्यक्ति में आपके नव्यता होगी, नवीनपन होगा, उसमें जिज्ञासा भी होगी, प्रतिभाशाली बालक है वो कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा रखेगा। वार्तालाप प्रियता का अर्थ ऐसे भाई है ज्यादा बातचीत करने वाला, यानी गप्पे लगाने वाला, तो प्रतिभाशाली बालक इतनी गप्पे नहीं लगाते, ठीक है, वो अपने काम से काम ज्यादा रखते हैं। और अति सक्रियता, ये जुनूनी वाला अपना भी पढ़ा ना, अति सक्रियता भाई, अति सक्रियता भी उसमें कैसे होगी, अति सक्रिय है तो फिर वो प्रतिभाशाली नहीं कहलाएगा, उसके अंदर ये गुण नहीं आना चाहिए। अति सक्रिय, प्रतिभाशाली हमेशा धीर स्वभाव के और आपके कैसे होते हैं, ज्यादा बातचीत करने वाले नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर आपके 1 और 2, ये इसका 1 और 2 किसमें आ रहे हैं जी, 1 और 2 आपके आ रहे हैं
बी नंबर में किसमें आ रहे हैं? तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है आपके 1 और 2, बी नंबर इसका राइट होगा, बी नंबर इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है 13 है हु गैव द फॉर्मूला ऑफ IQ राइटन बिलो, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया भाई? ये फॉर्मूला आपके किसने दिया था बुद्धि लब्धि का, ठीक है ना। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, बराबर, ठीक है, मानसिक आयु MA बट्टे CA। तो मेरे साथियों, ठीक है, इसका आंसर बोर्ड ने 2 आंसर माने थे, ठीक है। विलियम स्टर्न को भी माना और साथ में आपके टर्मन को भी माना। क्यों माना भाई? इसका ऐसे माना, देखिए ये जितना सूत्र मैंने आपके सामने भी लिखा है, IQ बराबर MA बट्टे CA यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट बराबर मेंटल एज बट्टे क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। यहां तक ये सूत्र आपके दिया था स्टर्न ने। कब दिया था स्टर्न ने ये सूत्र? ये दिया था आपके 1912 में ये सूत्र दिया था। लेकिन बाद में 1916 में टर्मन ने क्या किया? इसके अंदर आपके 100 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो दोनों ही सूत्र आपके किसने? पहले वाला सूत्र आपके स्टर्न ने दिया और दूसरा टर्मन ने। तो इसका आंसर दोनों माने गए थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप दोनों कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 13 हो गया, 14 नंबर का, 14 नंबर का देखिएगा। 14 क्या है? रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि क्या कह रहा है? पर्सन की लैंग्वेज को समझिए। हालांकि वह पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है। देखो, उसकी पढ़ने में वो ठीक नहीं है, वर्तनी में भी वो ठीक नहीं है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है, उसकी गणित की ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, लिखने में अच्छा लिखता है, लेखन कौशल में अच्छा है भाई, ठीक है ना। ये तो अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है भी। वो किस इसमें से कौन सी आपके अधिगम या क्षमता? ये सब आपके सामने अधिगम विकृतियां दी हुई है, अधिगम विकृतियां दी हुई है या अक्षमताएं, अधिगम विकृतियां। तो रवि में कौन सी अधिगम विकृति पाई जाएगी भाई? देखिए पर्सन को समझिए आप। वो क्या पढ़ने में भी देखो, पढ़ना लिखा है, पढ़ना और वर्तनी में, पढ़ने में वो क्या है भाई? उसकी ग्रेड वगैरह बहुत कम है, पढ़ने में अच्छा नहीं है। यहां से आप उत्तर निकाल सकते हो। देखिए डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित विकृति भाई है। बच्चा गणित के जो अक्षर है उसको सही तरीके से क्या समझ नहीं पाता है, तो गणित से संबंधित। डिस्ग्राफिया आपका है लेखन से संबंधित। किससे? ग्राफ पे लिखो, लेखन से संबंधित। बच्चा सही तरीके से नहीं लिख पाता है, आड़ा तिरछा लिखता है, तो डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया, लक्ष्य को पढ़ो, पढ़ने से संबंधित विकृति। इसने लिखा है पढ़ने और वर्तनी से संबंधित, ठीक है ना। वर्तनी को सही पकड़ नहीं पाता है और सही पढ़ नहीं पाता है, तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। लक्ष्य को पढ़ो भाई, लक्ष्य को पढ़ो, ऐसे याद आप रख सकते हो। डिस्पेजिया है, इसका शब्द आ गया फैज या फैस, और फैस होती है मौखिक विकृति या बोलने से संबंधित विकृति, अपनी अभिव्यक्ति से संबंधित विकृति होती है, वो आती है आपकी डिस्फेजिया में। मेरे साथियों हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। आप अपने साथ में उत्तर है मेरे साथियों, जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सभी अपना उत्तर है नोटबुक में टाइप करते रहिए, ठीक है। नोटबुक में टिक करते रहिए। 1 से 30 तक आपने क्रम संख्या डाल दी होगी, टिक करते रहिए। और बाद में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए। अब आगे आपके सामने एक परिभाषा, किसकी है? ये परिभाषा है अधिगम की। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर या प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? बताइए मेरे साथियों। इसका आंसर देखिए, क्या स्किनर महोदय ने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया नहीं जी, है? अब विचार कीजिए, क्या ये होगा? वुडवर्थ ने दिया, ठीक है। गेट्स एवं अन्य ने दिया और क्रो एंड क्रो ने दिया। तो मेरे साथियों देखिए, हैं इसका कैसे याद करेंगे? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि सीखना भी है ना आदतें वगैरह, आदतों अभिवर्तियों का अर्जन है। आदतें वगैरह, आदतें शब्द आ जाए, आदत, ये आपने क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है। एक आपको कीवर्ड को पकड़ना है। गेट्स और अन्य, इन्होंने कहा था कि सीखना किससे होता है? संबंधित आपके प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से, प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से। अनुभव, गेट खोलने का प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करो। और वुड ने कहा था कि सीखना एक नवीन प्रतिक्रियाओं के साथ में संबंध है। तो नवीन शब्द जहां है, वुड कैसी है? लकड़ी भाई नवीन है, नवीन, ठीक है। नवीन शब्द जहां है तो आपके वुडवर्थ की परिभाषा है। और स्किनर ने कहा था स्किन अपनी कैसी होती है? उत्तरोत्तर इसमें ना प्रगति से सामंजस्य होता रहता है। तो यह आपकी परिभाषा होगी, ये नंबर, ठीक है। किसकी होगी? स्किनर महोदय की। आगे बढ़ते हैं 16 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में, देखो यहां से समझिए प्रश्न को,
कि उसने गणित अध्यापिका ने सृष्टि, एक लड़की है, उसको क्या गणित के सवाल करवाए। अगले दिन वह सृष्टि बाजार चली गई, सामान खरीदने को पूरा दुकानदार द्वारा दी गई की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यानी दुकानदार ने जो सामान का योग किया वो गलत किया, तो उसने क्या किया है, अपने इस ज्ञान का उपयोग जो गणित में उसने सीखा था, जो गणित में स्कूल से सीख के आई थी, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने क्या किया है, जो दुकानदार ने गलत जोड़ा था, गलत ऐड किया था, उसको सही करवाया। ठीक है, यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यह आपके है लर्निंग ट्रांसफर। अधिगम आपके स्थानांतरण का है, स्थानांतरण वाले में से यह प्रश्न उठा है। देखिए, नकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, इसका तो मतलब होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे में बाधा उत्पन्न करता है, तो आपके वह नकारात्मक होता है। ठीक है, देखिए, द्विपक्षीय स्थानांतरण है, एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दो पक्षों में काम आता है। ठीक है, तो द्विपक्षीय स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, ठीक है ना, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, ठीक है, वो ना बिल्कुल काम नहीं आता है, ठीक है, शून्य काम करता है, तो शून्य स्थानांतरण। तो ऐसा तो है नहीं, इसका ये काम आया भाई, ठीक है। और एक परिस्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरे में क्या आपकी सहायता प्रदान करता है, सहारा बनता है, तो वो कहलाता है आपके कौन सा? सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है ना, पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक, क्योंकि गणित का सवाल स्कूल में सीख के आई और उसी सवाल के माध्यम से उसने क्या किया, अपनी जो दुकानदार ने गलत जोड़ा था उसको क्या कराया, सही करवाया, तो उसको कहेंगे सकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह सहायता करे या सहयोग करे। आगे बढ़ते हैं, आगे 17 यही देख लो भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, देखिए, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? बिल्कुल सर, हमारी है ना आपके साइकोलॉजी की क्लासें चलती है और ये जितना भी मैटर आया है सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो क्या कीजिएगा, आप हमारे जो है ना साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो आपको उसमें कुछ क्लासें लाइव है और कुछ क्लासें रिकॉर्डेड, पूरा कोर्स आपको मिलेगा और बिल्कुल निःशुल्क। तो मेरे साथियों, आप उनको पढ़िएगा। देखिए, अब जब मैं आपके सामने प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है, तो पूरे के पूरे लगभग प्रश्न है वहीं से पुट हुए, और ये टॉपिक तो मैंने कल परसों ही पढ़ाया है। देखिए, आप एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का, देखो विपरीत इच्छाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन की इच्छा है भाई, द्वंद्व कहलाएगी, द्वंद्व, या फिर कुंठा कहलाएगी, चिंता कहलाएगी, या फिर दबाव। और इसको कहते हैं द्वंद्व को इंग्लिश में कहते हैं आपके कन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं? विपरीत इच्छाएं। जब है ना कि मैं ये करूं कि ये करूं, दो में से चुनाव करना हो, तो वो कहलाता है कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट आपके इसमें 3 टाइप के बताइए कन्फ्लिक्ट, क्या द्वंद्व, क्या द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अप्रोच, 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 यानी जिसे कहते हैं उपागम, उपागम। इसका मतलब होता है आपके सामने 2 प्रकार की ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए, सकारात्मक परिस्थितियां, ठीक है, आपकी 2 जगह नौकरी लग गई, अब आपको उसमें से चुनना है कि मैं कौन सी नौकरी लूं, दोनों ही बराबर की अच्छी नौकरी है, ठीक है। तो वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? उपागम, उपागम, पहले वाला, ठीक है, पहला उपागम, 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 उपागम। और दूसरा होता है आपके, दूसरा होता है परियार, परियार, या वर्जन, वर्जन, परियार, परियार। ये होते दोनों नेगेटिव। नेगेटिव जब आपके सामने कन्फ्लिक्ट हो, नेगेटिव द्वंद्व हो, ठीक है, दाढ़ निकलवानी, आपको दर्द होगा, डॉक्टर ने कहा या तो दाढ़ निकलवा ले, उसमें भी दर्द होगा, या फिर इंजेक्शन लगवा ले, उसमें भी दर्द हो रहा है, तो दोनों नेगेटिव है, तो हो जाएगा परियार, परियार। और तीसरा है उपागम, परियार, उपागम, उपागम, परियार। यानी देखो, इसका अंग्रेजी वर्जन में बता देता हूं, उपागम, परियार, इसको कहेंगे अप्रोच, अप्रोच, इसको कहेंगे आपके एविडेंस, एविडेंस, इसको कहेंगे अप्रोच, एविडेंस। दोनों आपके, एक तो कैसी हो, सकारात्मक परिस्थिति हो, और एक आपके सामने नकारात्मक परिस्थिति हो, तो उसे कहते हैं आपके उपागम, परिहार। जैसे आप कुछ अच्छा भोजन खाना चाहते हो, स्वादिष्ट खाना चाहते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको बनाए कौन, उससे बचना चाह रहे हो, बनाने की मेहनत से बचना चाह रहे हो, तो स्वादिष्ट भोजन सकारात्मक हो गया, और जो मेहनत है वो कैसी होगी, नकारात्मक हो गई आपकी, ठीक है। तो आप द्वंद्व से संबंधित ये तीनों आपके कंसेप्ट है, ये समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला 18वां, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन, पुनर्बलन सिद्धांत, पुनर्बलन भाई बताइए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? आपके सामने 4 सिद्धांत दिए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। पहले तो आप ये बताइए, क्रिया प्रस्तुत किसने दिया भाई? क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था भाई? क्रिया प्रस्तुत का आपके सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने, स्किनर ने, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। और उद्दीपक अनुक्रिया किसने दिया, जिसे आपके कहते हैं क्या, एसआर थ्योरी। इसका दूसरा नाम है एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, ठीक है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया भाई? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक ने। तीसरा आता है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे कहते हैं क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल, क्लासिकल
थ्योरी किसने दी भाई? पावलोव ने दी, पावलोव साहब ने दिए, ठीक है। और चौथी आती है अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत, इसे कहते हैं सूझ इनसाइड थ्योरी, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? इसमें 3-4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, ठीक है। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेविन। ये 4 आपके इसमें मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत आपके दिया है, ठीक है। अब आपको बताने कि इसमें पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, स्किनर का जो चूहे वाला उसमें क्या आता है? चूहे का जो लीवर दबता है, ठीक है, और उसको जो भोजन मिलता है उसमें वो लीवर क्या करता है? पुनर्बलन का काम करता है। तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत है ये आपका, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि चूहे को बार बार पुनर्बलन मिल रहा है, ठीक है मेरे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं 19वीं की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल, 19वां कह रहा है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। भाई अभिप्रेरणा 2 टाइप की होती है, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो इसमें से ऐसी कौन सी अभिप्रेरणा है, ऐसी कौन सी पंक्ति है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को चरितार्थ करती है? मेरे साथियों देखिए, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उपहार तो सीधी सी बात है बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, उपहार के कारण वो अच्छे पढ़ाई कर रही है, तो ये तो होगा नहीं भाई, ठीक है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, टीवी का लालच है उसको, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा भाई, ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है। इसमें भी देखो प्रथम स्थान प्राप्त करना एक प्रकार का बाह्य अभिप्रेरणा होगी, लालच प्राप्त करना, ठीक है। उसके लिए लालच हो गया कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी और जिले में मेरा नाम प्रथम स्थान पे आएगा। अगला देखिए, मेघा अपने परियोजना कार्य प्रोजेक्ट बना रही है, विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है और क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। भाई रुचि से किया गया काम हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो मेरे साथियों इसका आप आंसर टिक कीजिए, कौन से का? 19वीं का डी नंबर राइट है जी, डी नंबर राइट है जी। अगला बढ़ते हैं 20वीं की ओर। हाँ 20वां देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसमें से 3 तो है जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, लेकिन एक ऐसा है जिसने भाई नहीं दिया है। बताइए मेरे साथियों किसने नहीं दिया है? आप वापस देख लीजिए, रिपीट कर लिए। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया भाई? थॉर्नडाइक ने बताइए, अभी अपने लिखा है क्रिया प्रस्तुत है, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है ना। कौन सी? एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत दिया, ठीक है। और कोहलर और कोफ्का इन सब ने मिलकर कौन सा दिया था भाई? बताइए, ये आप टाइप कीजिए, कोहलर और कोफ्का ने कौन सा दिया था? अभी बताया मैंने चारों के नाम लिख के। और भाई साहब बीएस बिलुंग साहब अधिगम से संबंधित नहीं थे, इन्होंने क्या किया था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम साहब ने, वर्गीकरण। और कितने उद्देश्य बताए इन्होंने? 3 उद्देश्य बताए थे। कितने बताए? 3 उद्देश्य। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और एक और बताया आपके क्रियात्मक, साइकोमोटर, क्रियात्मक। ये 3 उद्देश्य बताए। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस बिलुम साहब ने किया था। बीएस बिलुम साहब अधिगम से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों अधिगम से संबंधित थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राइट, डी नंबर का। कौन सा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपके 20वें का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे है 21वां 21, ठीक है। बार बार बच्चों को सजा से बचने से या इनाम के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? पर्सन की लैंग्वेज समझिएगा। बार बार बच्चों को सजा से बचने के लिए, सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होना, यानी उनको सीखने की गतिविधियां इसलिए करवाई जा रही है ताकि उनको इनाम मिलेगा, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा। ये भी आपके देखो बाह्य है, सजा से बचना ये भी बाह्य है। तो इसमें कौन सा दर्शा रहा है कि उसकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, ठीक है। बाह्य प्रेरणा को कम करता है, बाह्य प्रेरणा को कम नहीं करेगा भाई। उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, नहीं बाहर से इनाम दिया जा रहा है, कहां से? आंतरिक इनाम के लालच में वो कर रहा है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के लिए प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नहीं भाई, महारत हासिल करने के लिए नहीं है, सबसे पहले उसका लक्ष्य होना चाहिए, महारत बाद में होगी। और बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को
कम करता है, बिल्कुल ठीक है ना। ये इनाम जो प्राप्ति इनाम है, ये क्या करता है भाई, बच्चे की जो प्राकृतिक रुचि है? मैंने कहा ना, आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा रुचि से उत्पन्न होती है। जो प्राकृतिक रुचि है, किसी बच्चे को आप इनाम देकर कुछ काम करवा रहे हो, या उसको बोला कि सजा, जैसे बच्चे को होमवर्क दिया गया और कहा गया कि नहीं करके लाएगा तो कल भाई क्या पड़ेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। तो इससे उसकी प्राकृतिक रुचि है जो होमवर्क के प्रति या किसी एक विशेष टॉपिक के प्रति, वो क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा उसकी है वो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट। डी नंबर आप राइट कीजिए। अगला देखते हैं अपन। हाँ, अगला देखिए, आरटी 2009 आ गया, राइट टू एजुकेशन 2009 आ गया। बिल्कुल ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया आपके। देखिएगा इसको, क्या कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने निर्धारित, भाई कितने घंटे निर्धारित है शिक्षकों के? इसमें सीधा सा आंसर है, इसमें ज्यादा जाने की, 45 घंटे, 45 आवर्स, ठीक है, 45 घंटे इसका आंसर हो जाएगा आपके सी नंबर। और इसमें शिक्षक की जो पूर्व तैयारी का टाइम है वो भी शामिल रहता है। एक बार ये भी पूछा गया था, ठीक है, पूर्व तैयारी का भी साथ में लिख के पूछा गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ी, 23 नंबर। 23 नंबर, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? भाई एक देखो, परीक्षण की विशेषताएं होती है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो परीक्षण की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विश्वसनीयता। एक परीक्षणों का उसमें विश्वसनीयता भाई होनी चाहिए, है विश्वास लायक तो होना चाहिए ना परीक्षण, ठीक है। उसको कितनी बार भी जांच करे भाई, बार बार उत्तर वही निकल के आए। उसमें वेद भी होना चाहिए, वेदता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता। उसमें है ना, प्रश्नों का उत्तर एक बार में यदि ए नंबर आया है वस्तुनिष्ठ में, तो दूसरी बार भी ए नंबर उसका उत्तर आना चाहिए। लेकिन अभी क्षमता एक आपके अलग टर्म है, अलग शब्द है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी नंबर, ठीक है। तो ये आपके सभी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, वेदता और वस्तुनिष्ठता। अगला बढ़ते हैं, 24 नंबर। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? देखो सीधी सी बात है, शिक्षार्थी केंद्रित है, और आजकल की जो शिक्षा पद्धति यही कहती है कि पाठ्यक्रम किसका, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छी तरह से अधिगम कर सके। तो इसमें भाई केंद्र में कौन होगा? भी बच्चा ही होगा, केंद्र में बच्चा होगा। शिक्षक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, भाई एक चिंतनशील शिक्षक है, वो कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सके? व्याख्यान सुन सके। ये तो है नहीं भाई, व्याख्यान में तो इसमें फिर ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, अभी अपने ऊपर पढ़ा है। आजकल की शिक्षा पद्धति भाई आपके विद्यार्थी केंद्रित है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। कक्ष में शिक्षक को व्याख्यान के नोट्स ले सके, नहीं भाई, नोट्स क्यों लेंगे भाई? कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ये भी तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। परिस्थिति उत्पन्न करना, तो इसमें होगा छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले भाई, ठीक है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे ताकि बच्चे सक्रिय रहे और ज्यादा सवाल पूछे। क्यों? बिकॉज छात्र और शिक्षक में क्या, जो पारस्परिक अंतःक्रिया है उसको बढ़ावा मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी नंबर, राइट हो जाएगा। डी नंबर इसका कर दीजिए आप भाई 25 का। अगला देखिए 26 नंबर। 26 क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, का अर्थ क्या भाई? एक अनुदेधरीय अनुसंधान नहीं, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान ये भी नहीं है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध नहीं, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, है एक समस्या प्रॉब्लम आई सामने और उसी को उसी टाइम उसी समय तत्काल आप क्या कर दो, है उसका हल निकाल दो, उसका समाधान कर दो। ये होता है आपके क्या, क्रियात्मक अनुसंधान इसे कहते हैं। एक ऐसा अनुसंधान जिसमें समस्या का तत्काल समाधान किया जाता है वो कहलाता है आपके क्रियात्मक अनुसंधान। सी नंबर इसका राइट होगा जी। आगे बढ़िए, आगे आ गया एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल अभी अपने पढ़ा, एनसीओ हो चाहे आरटीओ, दोनों यही कहते हैं कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में या फिर परामर्शदाता के रूप में बालक के साथ में रहेगा, एक सुविधादाता के रूप में, क्योंकि इन सभी में शिक्षार्थी को आपके केंद्र में रखा गया है। अगला देखिए, ये आपके हो गया, इसका आपने डी कर दिया होगा, प्रश्न संख्या 27 का। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है भाई? क्या उद्देश्य है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। ये तो भाई नहीं है, हैं? ऐसे हम कैसे कर सकते कि ये बच्चे मंद है? अरे मंद बच्चे को मंद कहेंगे तो उसको डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये तो भाई नहीं होगा, ठीक है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, ये भी इसका ठीक नहीं बैठता है। मूल्यांकन उपचारी उपाय
वाले बच्चों को अलग नहीं करता, उसको पहचान नहीं करता है। सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए मूल्यांकन के द्वारा निदान नहीं होता है जी, निदान तो निदानात्मक परीक्षण में होता है जी, ठीक है। और उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, इसका आंसर होगा उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में हम कहां तक सफल रहे हैं, ठीक है, उस सीमा तक आपके प्रतिपुष्टि प्रदान करना किसका उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर जी, डी नंबर। अगला देखते, अगला देखिए बड़ी से आपके सामने सारणी, लेकिन ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको घबराना नहीं है। यही प्रश्न होते हैं जो इनको हम आसानी से, इसमें से एक भी आ रहा है तो भी हम है ना आसानी से है ना उस पर्सन के 90% सही आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए मेरे साथियों, और ये मैंने अभी कल परसों की कक्षा में पढ़ाया है और बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है। ये आपके आ गया कौन सा है, आपके सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। मेरे साथियों देखिए पहले इसको समझ लीजिए क्या है भाई। देखो समीप दूरा विमुख दिशा और सिद्ध पदाभिमुख दिशा। देखो क्या होता है, बालक में दो टाइप के विकास की दिशाएं होती हैं। ये बालक है, इसको मैं ऐसे बालक बना लेता हूँ, ये बालक मेरे को ऐसा ही बनाना था जी। अब आप समझ लीजिए बालक मैं कैसा बना लेता हूँ, ऐसा ये एक बालक मैंने बनाया, ठीक है। इसमें दो टाइप की दिशाएं होती हैं। एक तो इसका विकास होता है सिर से लेकर आपके, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, ये वाला ले लो, ठीक है। हाँ, ये सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक का विकास। और दूसरा विकास होता है केंद्र से लेकर आपके सिरों की ओर विकास, केंद्र से लेकर सिरों की ओर विकास। इसका केंद्र से लेकर सिरों की ओर, ये केंद्र से सिरों की ओर, ये दो टाइप का एक बालक में आपके विकास होता है। तो ये सिर से लेकर जो पांव तक विकास हो रहा है, यानी बालक पहले क्या कर रहा है, सिर को उठाता है, फिर कंधे को उठाता है, धड़ को उठाने के बाद कमर उठाता है, ठीक है। कमर उठाने के बाद में वो बैठता है, बैठने के बाद में घुटनों के बल चलता है और बाद में पैरों पे खड़ा होकर चलना सीखता है। इसे कहते हैं सिर से लेकर पांव की ओर, यानी इसे कहा गया आपके सिर पदाभिमुख, सिर से लेकर पदाभिमुख, पैरों की ओर अभिमुख, ठीक है ना, सिर से पांव की ओर। इसे कहते हैं सिर से याद आप रखोगे सिफेलोकोडल, ठीक है, अंग्रेजी का नाम याद रखो सिफेलोकोडल। ये हरे वाला कौन सा भी, अरे मैं हरी पेन से लिख लेता हूं, ये हरे वाला है, हाँ रही है ना, सब एक जैसे हो गए। हाँ देखो सिफेलोकोडल, सिर से पैरों वाला देगा सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल कोडल। और केंद्र से सिरों की ओर, भाई केंद्र से पहले बालक क्या करता है अपने है ना कंधों पर नियंत्रण करता है, फिर कोहनियों पर और फिर हाथों पर और फिर अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। इसको कहते हैं आपके, बाकी एक ही बचा है ना, देखो सिर से पैरों की ओर सिफेलोकोडल, सी से सी याद रखना है, उसे कहेंगे प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दो प्रकार की विकास की दिशा के सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये देखो केंद्र से सिरों की ओर कहो या फिर समीप से दूर की ओर, यानी समीप से दूर की ओर। अब इनको मिलाइए आप, अब मिलान कीजिए इसका। देखो समीप से दूर की ओर, समीप से आपकी दूर की ओर, यानी इसे कहेंगे कौन सा, केंद्र सिरोभिमुखी, केंद्र सिरोभिमुखी। ये देखो समीप, तो इसमें कौन सा आ रहा है अभी देखिए, कौन सा आ रहा है, ये शरीर से केंद्र से बाहर की ओर वर्दी, ये होगा शरीर से केंद्र बाहर की ओर वर्दी। अब सिर से लेकर पैर वाला भी पता है, सिर से पैर तक, ये इसको इससे मिलान कर दो, ठीक है। अब आता है अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं और अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं। देखो इन दोनों में आपको ये समझना, अंतर्व्यक्तिक यानी कि जो आपके ना दूसरों के प्रति या भिन्न जो होता है वो अंतर्व्यक्तिक में आता है। अंतराव्यक्तिक यानी खुद की। अब देखिए अंतर्व्यक्तिक, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है, तो इसमें आ जाएगा आपके ये अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, ठीक है। और अंतर्व्यक्तिक आपके आ जाएगी विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी कि प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग, एक एक की अलग अलग करके इन्होंने बताया। तो देखिए पहले का क्या आ रहा है भाई, देखिए पहले का आपके आ रहा है डी, एक डी, और दूसरे का आ रहा है, दूसरे का ए, देखो पहले का डी, दूसरे का ए, पहले का दूसरे का ए, आगे वाले कर लो भाई, तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, और चौथे का सी। देखिए पहले का डी, ए, बी, सी, ए नंबर राइट है जी, इसका ए नंबर राइट है। तो आपको यदि एक भी कोई मिल गया ना, एक भी आपको आ रहा है, तो बाकी वाले प्रश्नों को तरह आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपने इसमें देखा है, ठीक है ना, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन, ये अपन ने इसमें पढ़े। आगे देखिए ये आपके हैं 2022 का जो पेपर हुआ था L1 का फर्स्ट शिफ्ट का 23 जुलाई 2022 को, उसका अंतिम सवाल, ठीक है ना। और ऐसे ही अलग अलग जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके जो आपकी एक सीरीज है, हम आपके सामने है ना एक दिन छोड़ के या 2 दिनों में जब हमें टाइम मिला आपके सामने लाते रहेंगे। और आपकी परीक्षा की जो है ना तैयारी, उसमें बहुत एक आपको धार प्रदान करेगी,
ठीक है, इसकी मेरे द्वारा की गई व्याख्या, क्योंकि लगभग प्रश्न आपके होते हैं वो कहाँ से, पिछली परीक्षाओं का सहारा लिया जाता है, उसमें देखा जाता है किस प्रकार के प्रश्न है। तो कुछ प्रश्न तो थोड़ा बहुत चेंज करके वहीं से पुटअप हो जाते हैं और कुछ प्रश्न उसके आसपास की व्याख्याओं से पुटअप हो जाते हैं। तो देखिए अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, विकास है ब्लैंक्स से ब्लैंक्स की ओर बढ़ता है। विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है भाई, है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है ना। देखो विकास की गति देखिए, कहां से, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर जटिल से कठिन की ओर, साधारण से आसान की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए जटिल से कठिन कैसे होगा भाई विकास, ठीक है, जटिल से कठिन तो दोनों एक जैसे हो गए भाई, शब्द तो ये तो कोई है नहीं। साधारण और आसान भी एक जैसे हो गए हैं, ये तो इसमें ऑपोजिट कोई है नहीं, तो ये तो हो भी नहीं सकता। अब दोनों बचे विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मेरे साथियों देखो, पहले बालक क्या करेगा विकास में, पहले बालक तो सरल सीखेगा ना, सामान्य चीजें उनको सीखेगा है, फिर वो विशिष्ट करेगा। पहले बालक जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या करेगा, सामान्य है, इसके ऊपर ये कंधे वगैरह कोहनी पे नियंत्रण करता है और हाथ पे नियंत्रण करता है, और फिर विशिष्ट चीज है अंगुलियां, पैन पकड़नी है, विशिष्टता है, इसको पकड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसमें विकास सामान्य, यहां देगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहां आपको होना चाहिए था क्या, जैसे सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है, आसान से कठिन की ओर, आसान से कठिन की ओर। यह आपकी विकास की जो है दिशा के आपके सिद्धांत है, सूत्र है, विकास किस क्रम में बढ़ता है। तो मेरे साथियों ये आज आपके सामने था 2022 का प्रीवियस पेपर, ठीक है। इस पेपर को आप पूरा देखिए और अपने जो उत्तर हैं आपने अपनी नोटबुक में टिक किए है उनको आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, उसका आप आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा और अपना स्वमूल्यांकन भी कीजिए। और ऐसे ही पेपर है जो एक सीरीज है कंटिन्यू आपके लिए चलती रहेगी, और यह सीरीज है ना बिल्कुल मेरे साथियों मैं कहता हूं, हमने भी ऐसे जो प्रीवियस पेपर थे उनको खंगाला, बहुत सारा पढ़ा, तब आगे हमें पता चला कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अप्लाइड है या फिर फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण और अमृत कला साबित होगी, मैं फिर से यही कह रहा हूं। इसी आशा के साथ में मैं आपका साथी अध्यापक कवि विजय गोयल आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले प्रीवियस पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।